Accounting for taxation, current tax and deferred tax. And current tax. First of all, question की reading करते हैं. Terry Hatcher Incorporation is in its first year of operations, has the following differences between the book basis and the tax basis of its assets and liabilities at the end of 2013. Equipment net यानी net mean after depreciation. Book based accounting value उसकी है 400,000 और tax base है 340,000. तो आप देख लें यहाँ पे एक difference create हो रहा है कितने amount का 60,000 का. ठीक है. उसके बाद है estimated warranty liability. अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइबिलिटी 200,000 की है, लेकिन टैक्स वाले इस लाइबिलिटी को कंसीडर ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है 200,000 का. अब वारंटी बेसिकली अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि वारंटी एक्सपेंस आपको यानी करना पड़ सकता है, जो क्लेम अगर कस्टमर्स की तरफ से आ जाए तो फिर आप उस रिस्क से या उस एस्टिमेशन की बेस पे एक्सपेंस को आप क्या कर देते हैं, जो एस्टिमेटेड लॉस होता है उसको कंसीडर कर लेते हैं अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. लेकिन टैक्स वाले कहते हैं जब तक आप वारंटीज पे नहीं करते तो हम इनको कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए वो जीरो लिखते हैं. अब आगे इनकी डिटेल्स है फर्दर. It is estimated that the warranty liability will be settled in 2014. यानी वारंटी अगर क्लेम सेटल हो जाएगा 2 लाख का किसमें 2014 में, अभी 2013 है, तो यानी यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा तो फिर ये डिफरेंस जीरो हो जाएंगे, यानी सेटल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ये डिफरेंस. ठीक है. और उसके बाद जो है द डिफरेंस इन इक्विपमेंट नेट विल रिजल्ट इन टैक्सेबल अमाउंट्स. अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि टैक्सेबल अमाउंट्स इसको देखने से पहले कि ये 60,000 का जो डिफरेंस है इससे हो क्या रहा है, क्योंकि जब हम टैक्सेबल इनकम क्रिएट करते हैं टैक्सेबल इनकम, तो उसमें जो डेप्रिसिएशन डालते हैं एज एन एक्सपेंस, तो वो टैक्स की डेप्रिसिएशन डालते हैं. तो टैक्स की डेप्रिसिएशन के मुताबिक जो टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बुक बेस, जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू 3,40,000 आ रही है. और अगर हम अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन लेते हैं तो अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद किसी एसेट की वैल्यू 400,000 आ रही है. मींस टैक्स की डेप्रिसिएशन क्या है, ज़्यादा है. अब टैक्स की डेप्रिसिएशन ज़्यादा है तो अभी एक्सपेंस भी ज़्यादा हो रहा है, और एज अ रिजल्ट हमारी टैक्सेबल इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है. तो अभी हमारा अभी का टैक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है. लेकिन फ्यूचर में जब ये डिफरेंस सेटल होंगे तो ये टैक्सेबल इनकम हमारी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. फ्यूचर की टैक्सेबल इनकम इंक्रीज करेंगे तो फ्यूचर में टैक्स भी बढ़ेगा. ठीक है. तो अब हम उस चीज़ को फिर क्या नाम देते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. अब फ्यूचर में ये टैक्स फ्यूचर में ये जो टैक्स जिससे हम कह रहे हैं कि टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी और फिर टैक्स पेएबल बढ़ जाएगा, तो ये जो डिफरेंसेस है 60,000 इसी अमाउंट की वजह से वो डिफरेंसेस फर्दर आगे कंटिन्यू होंगे. इसी की वजह से क्या होगा, टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी, फ्यूचर की टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी और उससे क्या होगा, टैक्स पेएबल बढ़ेगा फ्यूचर का. ठीक है. तो ये डिफरेंस वो फ्यूचर कब है, ये डिफरेंस कब ले जाता है कि वो फ्यूचर कब आ रहा है. एक तो ये कि हमें पता नहीं होता कि वो कब होगा. दूसरा समटाइम्स हमें पता चल जाता है, जैसे यहाँ पे देखा आपने वारंटी का तो लिखा हुआ था जी 2014 में सेटल हो जाएगा, तो इसके रिलेटेड भी हमें इंफॉर्मेशन है. देखिए, द डिफरेंस इन इक्विपमेंट नेट विल रिजल्ट इन टैक्सेबल अमाउंट्स ऑफ 20,000 इन 2014. यानी 60,000 20,000 कब होगा, 2014 में, 30,000 इन 2015 एंड 10,000 इन 2016. तो अगर आप टोटल करें ये डिफरेंस आज 2013 पे है 60,000 का, लेकिन ये सेटल कब होगा, यानी कब कब टाइम पीरियड की फ्यूचर टैक्सेबल इनकम इंक्रीज करेगा और टैक्स पेएबल इंक्रीज करेगा, तो उन्होंने ईयर्स बता दिए. एक तो ये कि हो सकता था कि किसी एक ईयर में ही ये 60,000 खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने कहा कि ये 60,000 जब रिवर्स होगा 14 में होगा, 15 में होगा और 16. यानी 14 की टैक्सेबल इनकम इस अमाउंट से बढ़ेगी, 15 की टैक्सेबल इनकम 30,000 से बढ़ेगी और 16 ईयर की टैक्सेबल इनकम 10,000 से बढ़ेगी, और अल्टीमेटली फिर क्या होगा, फ्यूचर का टैक्स पेएबल बढ़ जाएगा. अच्छा जी, द कंपनी हैज टैक्सेबल इनकम ऑफ 5,20,000 in 2013. As of the beginning of 2013,
enacted tax rate is 34% for 2013 to 15, यानी 13, 14, 15 इन सब का टैक्स रेट क्या है हमारे पास 34%, बट 30% फॉर 2016. Hatcher expects to report taxable income through 2016, यानी आने वाले सारे सालों में taxable income होगी, losses नहीं. Instructions: prepare the journal entry to record income tax expense, deferred income tax and income taxes payable for 2013. अब देखें हमने एंट्री बनानी है एज रूटीन, ये जो रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग हमारी डिफरेंट होगी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्यूचर ईयर्स, ठीक है. तो फ्यूचर ईयर्स जो है हमारे पास 2014, 2015 एंड 2016. और ये हम कब कैलकुलेशन कर रहे हैं? एट द एंड ऑफ, टोटल का काउंट करेंगे एट द एंड ऑफ 2013. इधर लिख लेंगे फ्यूचर टैक्सेबल एंड डिडक्टिबल अमाउंट. फ्यूचर टैक्सेबल एंड डिडक्टिबल अमाउंट्स, ये एक पार्टिकुलर्स का कॉलम बन गया. और ये अच्छा जी, अब सबसे पहले हमारे पास है एक्सेस डेप्रिसिएशन. एक्सेस डेप्रिसिएशन, तो टोटल तो ये हमारे पास है, मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ 60,000. हम 2013 के एंड पे ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंस रिवर्स होगा 2014, 15, 16 में as in the form of future taxable amounts. 20,000 in 2014, 30,000 in 2015 and 10,000 in 2016. और अगर आप टोटल देखें तो ये कितना हुआ, अगेन वही 60,000. और ये क्या है, अब फ्यूचर की अब आपके पास टैक्सेबल अमाउंट्स है. उसके बाद है हमारे पास वारंटीज कास्ट, ठीक है. वारंटीज कास्ट तो टोटल है ये हमारे पास कितना, 2 लाख. इसके बारे में आप पहले जरा थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड सुन लें. ये ब्रैकेट्स किसी उस हिसाब से नहीं है, ये बल्कि सिर्फ इनको एक शो करना है कि इनकी अमाउंट कितना है. अच्छा, अब वारंटी के हवाले से अगर आप देखें तो होता ये है कि हमारे पास जब ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स में काम कर रहे होते हैं, अगर वारंटी का कोई क्लेम आता है तो हम क्या करते हैं, वारंटी एक्सपेंस डेबिट करते हैं और वारंटीज पेएबल को क्रेडिट करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये 2 लाख से एंट्री होगी. अब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 लाख कहाँ चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस में. उससे क्या हुआ, आपकी जो नेट इनकम है, नेट प्रॉफिट है, वो क्या होगा, रिड्यूस. और अल्टीमेटली जब अगर हम टैक्सेबल इनकम की तरफ जाते हैं तो ये देखें हमारी नेट इनकम क्या हुई भी होगी, 2 लाख से कम होगी. लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि हम इस 2 लाख को एक्सेप्ट नहीं करते, यानी इसको एक्सपेंस भी कंसीडर नहीं करते और पेएबल भी कंसीडर नहीं करते, क्योंकि मेन तो ये पेएबल की बात है. जब पेएबल होगा तो ऑटोमेटिकली उसका पेयर दूसरा एक्सपेंस, ठीक है. तो हम ये इसको क्या करेंगे, एडजस्ट. ओके, अब अगर देखो 2 लाख वो इसको एक्सपेंस कंसीडर नहीं करेंगे टैक्स वाले, तो अल्टीमेटली करंट ईयर की हमारी टैक्सेबल इनकम जो होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी. टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी तो हमारा टैक्स पेएबल भी बढ़ जाएगा. ये हम कब बात कर रहे हैं, करंट ईयर, करंट टैक्स ईयर जो 2013 का, क्योंकि वो इसको कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है. तो हमारे ये जब हम ये नहीं लिखेंगे तो टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी, टैक्स पेएबल बढ़ जाएगी. बट इन फ्यूचर जब एक्चुअली वारंटीज हम क्लेम यानी पे कर देंगे तो फिर हम इसको क्या करेंगे, जो टैक्स वाले हैं
अब वो इसको हमें बेनिफिट देंगे कि आप इसे अपने पास टैक्सेबल इनकम में एक्सपेंस कैलकुलेट करते हुए एक्सपेंस लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी टैक्सेबल इनकम फ्यूचर में क्या होगी, कम होगी, और हमारा टैक्स पेएबल कम होगा। यानी इसका कंसेप्ट ये है कि फ्यूचर डिडक्टिबल होगा, फ्यूचर में डिडक्टिबल होगा, लेकिन आप अभी जो है करंट टाइम पीरियड में इसके ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा। तो अब फ्यूचर में, सॉरी, इसका टैक्स डिडक्टिबल होगा, लेकिन ये अब कब वो फ्यूचर है, तो इसके बारे में उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन बता दी है कि वारंटीज जो है लायबिलिटी विल बी सेटल्ड इन 2014, और ये फ्यूचर में क्या होगी, डिडक्टिबल अमाउंट, क्योंकि इसके ऊपर 2013 में हम टैक्स दे रहे हैं, फ्यूचर में नहीं देंगे। ठीक होगी ये बात? अच्छा जी। अब इसके अलावा हमारे पास और यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं था, तो अब सिर्फ यहाँ पे अब ये देखें, यानी अमाउंट्स हमारे पास और कोई नहीं है यहाँ पे, और ये टोटल मेरा यहाँ पे आ गया 2 लाख यहाँ। ठीक हो गया, फ्यूचर डिडक्टिबल अमाउंट्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं deferred tax liability and deferred tax asset, deferred tax liability and deferred tax asset, and deferred tax asset। जी, अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट ये हमारा बेसिकली कैलकुलेट होते हैं अकॉर्डिंग टू टैक्स रेट। तो अब याद रहे, टैक्स रेट जो है 13, 14 और 15, इन 3 सालों का कितना है, 34%, और 16 का है 30%। ओके, अब 2014 का जो है टैक्स रेट, मैं यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर दूँ, टैक्स रेट, तो यहाँ पे 34% है, यहाँ पे भी 34%, और 2013 में भी 34, लेकिन 2016 में कितना है, 30% है। अब देखिए, जो हमारे पास दो अमाउंट्स हैं, ये फ्यूचर टैक्सेबल, ये फ्यूचर डिडक्टिबल, तो 2014 में अकॉर्डिंगली हम इसकी अमाउंट्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर आप देखें 20,000 जो है फ्यूचर टैक्सेबल जो 2014 में 20,000 का 34% है, ये अमाउंट हमारे पास कितना बन जाएगी, 6,800, और इसके रिलेटेड डेफर्ड टैक्स जो एसेट होगा 2 लाख, इसका 34% ले, तो ये बन जाएगा हमारे पास 68,000, ये डेफर्ड टैक्स एसेट और ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। फिर 2015 में आते हैं, तो अब एसेट तो हमारे पास और कोई नहीं है, देखें यहाँ पे कोई ऐसी अमाउंट नहीं है, लेकिन लायबिलिटी है 30,000, 34%, ये बन गया 10,200, और इसका अगर हम 30% लें तो ये बन जाएगा 3,000। अब इन टोटल टुडे हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना बन रही है, 6,800 प्लस 10,200 प्लस 3,000, ये बन गया जी 20,000 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और 68,000 आपके पास क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है। ओके, अब ये हमारे पास जो है कैलकुलेशंस हो गई, और एसेट को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, और अगर आप यहाँ पे इनको डिफरेंस लें, तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 48,000 नेगेटिव आएगा, यानी नेट डेफर्ड टैक्स एसेट दूसरे लफ्ज़ में ऐसे है। अगर लायबिलिटी का बैलेंस ज़्यादा होता, नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हम इसे कह रहे थे। तो ये हमारी कैलकुलेशंस होगी, जो टेबल्स हम पहले बनाते हैं उससे थोड़ा मुख्तलिफ। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने क्या करना है, फिर स्टैंडर्डाइज कैलकुलेशन है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एट December 31st 2013, 20,000 deferred tax liability at January 1st
2013 फर्स्ट ईयर ऑपरेशन है, तो कोई पहले ऐसी लायबिलिटी नहीं, तो इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 20,000। उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट एट December 31st 2013, that is 68,000, and deferred tax asset at January 1st 2013 0, so increase in deferred tax asset, increase in deferred tax asset 68,000, सिंगल अंडरलाइन। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रांट टैक्स। ग्रांट टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टैक्सेबल इनकम जो हमारे पास ग्रांट होती है, टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट, ठीक है। तो ये 2013 का ग्रांट टैक्स जी। अब टैक्सेबल इनकम हम देखते हैं कि हमारे पास 2013 की कितना अमाउंट है टैक्सेबल इनकम। तो ये आप देखें थर्ड लाइन पे 5,20,000 और टैक्स रेट क्या है 13 से 15 तक 34%, मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे 5,20,000 और इसका 34%, 1,76,800। ये है आपका करंट टैक्स या जिसे हम इनकम टैक्स पेएबल भी कहते हैं। जब आप इसको नेट ऑफ करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है, इनकम टैक्स एक्सपेंस इंक्रीज इंक्रीज और करंट टैक्स सेटल करते हैं। प्लस का हमारे पास हो जाएगा 1,96,800 और नेगेटिव 68,000। तो एक्सपेंस हमारा बन रहा है जी 1,28,800, यानी इसको और इसको हमने प्लस किया और ये माइनस किया। अब हमने ये सारा कुछ क्यों किया, ये एंट्री बनानी थी रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पे मैं इसकी एंट्री बना लेता हूँ, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट 1,28,800। उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट, एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेफर्ड टैक्स एसेट 68,000 ये भी डेबिट हो गया। फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये इंक्रीज हो रही है 20,000, और फिर ग्रांट टैक्स जिसको हम इनकम टैक्स पेएबल भी कहते हैं, दैट इज 1,76,800। ये आपके पास डेबिट्स है और ये आपके पास क्रेडिट्स। इन दिस वे आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ए जो है वो सॉल्व होगी, और ये हमारी कैलकुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू दिस। बी में इंडिकेट how deferred income taxes will be reported on the balance sheet at the end of 2030। अच्छा जी, अब जो deferred tax asset है वो बेसिकली किससे, वारंटीज से, और ये हमारा क्या हो जाएगा क्लासिफिकेशन में ग्रांट, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में यानी 2014 में एडजस्ट होना रहना है जो वारंटी के रिलेटेड है। यहाँ पे लिख लेते हैं deferred tax asset based on warranties payable is expected to settle in 2014, ठीक है। So it is considered it is considered as current asset, considered as it is considered as current asset, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है
वो क्योंकि नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है, इक्विपमेंट से। ठीक है, ये देखिए एक्सेस डेप्रिसिएशन, और ये क्या है, इक्विपमेंट। ये हमने कल भी देखा था इसको, यानी ये .1 हो गया इसका, और ये .2 हो गया। Deferred tax liability is related with non-current assets. Okay, so it is classified as non-current liability in balance sheet. ठीक है, assets in balance sheet. That's it. तो ये था आपका क्वेश्चन, कंसेप्चुअल था, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज था, इस वजह से आपको थोड़ा सा टेक्निकली मुश्किल लग रहा होगा। तो है नहीं ऐसा मुश्किल, बातें हुई है, जस्ट उसको प्रेजेंट जो है ना डिफरेंट वे से किया। थैंक यू वेरी मच।